स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 3.5 वर्ष के जातक की कुंडली का, बालक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें। यदि आप सब मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 3 अप्रैल 2017 को। जन्म का समय है दोपहर के 12:14 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो कहा गया है कि ये जो बच्चा है, ये जो जातक है, ये बीमार रहते हैं और फीवर की परेशानी है। 2-3 महीने में जो इनको कई बार फीवर आता रहता है। करियर को लेकर के पूछा गया है, मेडिकल का क्षेत्र, आईएएस आईपीएस का क्षेत्र, इसके अलावा जो है विदेश यात्रा के योग है कि नहीं, और भी कुछ करियर को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके प्रश्नों का हम एक एक करके आखिर में जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली दोस्तों प्रारंभ हो जाती है 3 नंबर से। 3 नंबर यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। चंद्रमा देव लग्न में ही बैठे हुए, इसका मतलब है कि जहां तक मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के हैं। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 26 डिग्री है, यानी लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। मिथुन लग्न यानी कि बुध देव जो है वो इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं। तो जातक जो है मिथुन लग्न का है, क्या होगा इसके स्वभाव की यदि मैं बात करूं कि स्वभाव कैसा होगा बालक का, तो निश्चित रूप से ये जातक जो है ये इंटेलिजेंट स्वभाव के होंगे। मन में कई प्रकार के विचार इनके अंदर आएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर वायु तत्व प्रधान जो है ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो भी इसी राशि में बैठे हुए हैं। इस वजह से जातक जो है एक समय पर कई सारे कार्यों में जो है अपना ध्यान लगा सकता है। तो कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ शार्प माइंड के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्किंग के लिए ये जो स्थिति है ये मददगार साबित होगी और इसको अच्छा माना जाएगा। चंद्र जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहां पर लग्न में बैठे हुए, युवा अवस्था का चंद्रमा है, धनेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। देखिए परिवार की तरफ से सहयोग देखने को मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। और चंद्रमा जब लग्न में बैठते हैं तो चेहरे के ऊपर सौम्यता देने का कार्य करते हैं। तो जातक के चेहरे के ऊपर यानी पर्सनालिटी के ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस वजह से इनकी पर्सनालिटी जो है वो बढ़िया होने वाली है। यहां पर इस चंद्रमा को यदि हम ध्यान से देखें तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं। इसको कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। तो चंद्रमा जो है यहां पर केमद्रम दोष में है, इसकी वजह से जातक का जो मन है वो थोड़ा सा जो है डिसीजन लेने में परेशानी देने वाला हो सकता है। यानी कि मन में कई प्रकार के विचार चलें और किसी एक निर्णय के ऊपर पहुंचने में इस जातक को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस चंद्रमा के ऊपर यदि हम ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो जहां तक मेरी नजर पड़ रही है, इस चंद्रमा के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और बाकी किसी ग्रह की दृष्टि यहां पर नजर नहीं आ रही। तो चंद्रमा एक तो केमद्रम दोष से पीड़ित, ऊपर से शनि की 7वीं दृष्टि का चंद्रमा के ऊपर पड़ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में परेशानी आना, मन से जुड़ी हुई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से शिव जी की पूजा आराधना करने से इनको लाभ देखने को मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ी की कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, ये पत्नी के लिए बढ़िया माना जाएगा, वैवाहिक जीवन के लिए भी इसको अच्छा माना जाएगा। राहु को देख ले तो 3रे भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं सूर्य के घर में। 8 डिग्री का राहु कुमार अवस्था में यहां पर बैठा हुआ है। देखिए पराक्रम भाव में राहु, मैंने बार बार कहा है 3रे भाव में जो राहु देवता होते हैं वो बढ़िया माने जाते हैं। अब राहु 3रे में बैठा है, सूर्य कर्म स्थान में बैठे हुए हैं मित्र राशि में। तो यहां पर जो राहु देवता है ये बढ़िया परिणाम देंगे। कैसे बढ़िया परिणाम देंगे? तो जातक के जो बल को है, साहस को है, ये बढ़ा देंगे। अब देखिए राहु है अपने आप में पापी ग्रह, तो आपको जब यदि राहु की दशा चलती है तो ये शिकायत आपको रहेगी कि मैं तो मेहनत ज्यादा करता हूं, इस हिसाब से परिणाम नहीं मिलते हैं। ये संभव है, लेकिन ये राहु फिर भी मैं बहुत अच्छा मानता हूं। 3रे भाव का राहु अच्छा माना जाता है। मेहनत, साहस के बदौलत आप वो कर सकते हैं जो कि बाकी कोई और लोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि इम्पॉसिबल चैलेंजेस को भी ऐसे लोग लेने में नहीं घबराते हैं। तो रिस्क लेने वाले आप बन सकते हैं। यदि राहु की दशा चलेगी तो ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत हद तक आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। और चूंकि सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, इस वजह से यहां पर राहु भी आपको ज्यादातर मामलों में बढ़िया लाभ देंगे। नुकसान क्या करेंगे? तो कई बार फिजूल की मेहनत करने वाले होंगे आप, दौड़ भाग करवाएंगे ये राहु देवता, उस हिसाब से वैसा रिजल्ट आपको देखने को शायद ना मिले।
कम्युनिकेशन वगैरह के क्षेत्र में ये राहु आपको सफलता दिलवाएंगे। नेटवर्किंग वगैरह के क्षेत्र में ये राहु आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा है। शनिदेव ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। ट्रेडिशंस को तोड़ करके विवाह करने के योग यहां पर बन जाते हैं। इसके अलावा राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर। भाग्य भाव को यहाँ पर राहु देवता देखेंगे तो देश विदेश की यात्राएं या राहु आपको देगा। भाग्य में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति ये राहु आपको दे सकते हैं। और लाभ स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो मेहनत के माध्यम से आप धन का लाभ करने वाले होंगे। गुरु को देख ले तो चौथे खाने में गुरु देवता बैठे हुए हैं। बुध की राशि में यहाँ पर गुरु बैठे हैं और 24 डिग्री के साथ यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। करीब बाल अवस्था में गुरु माने जाएंगे। इस कुंडली में गुरु को समझें तो देखिए 2 केंद्र घरों के स्वामी हैं गुरु। इस कुंडली में 2 केंद्र घरों के स्वामी ग्रह बनते हैं और केंद्र में ही जाकर के बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी राशि में नहीं है। इस वजह से गुरु को बहुत हद तक यहां पर केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा। अब केंद्र अधिपति दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है। केंद्र अधिपति दोष का मतलब बस इतना होता है कि यदि मान लीजिए कि गुरु आपको 100 में से 100 नंबर दे सकते थे तो अब 100 में से 80, 85 या 90 नंबर तक ही ये गुरु आपको दे पाएंगे। बस इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा दोष है और इसकी शांति कराई जाए, नहीं। केंद्र अधिपति दोष का मतलब ये होता है कि ग्रहों के जो शुभ प्रभाव होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा जो है केंद्र अधिपति दोष कुंडली में सिर्फ जो है शुभ ग्रह ही बना सकते हैं। बाकी कोई और ग्रह जो है वो केंद्र अधिपति दोष किसी भी कुंडली में निर्माण नहीं कर सकता है। तो यहां पर गुरुदेव बैठे हुए हैं चौथे खाने में, वक्री होकर के बैठे हुए हैं यहां पर गुरु। तो निश्चित रूप से यहां पर जो गुरु है आपको भूमि भवन से संबंधित सुख देने वाले होंगे। घर की स्थिति को बढ़िया करेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह लेने में ये गुरु मददगार साबित होंगे। यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो गुरु की दशा में पेट संबंधित रोगों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। क्योंकि देखिए दसम खाने के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो अपनी राशि को ये गुरु देखेंगे, अपने घर को देखेंगे तो क्या करेंगे, इस भाव में शुभता लाएंगे। तो आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, पिता से लाभ लेने के लिए ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें खाने के ऊपर तो धन का ये व्यय भी गुरु कराने वाला होगा। अब ध्यान से देखिए, ये गुरु वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये 2 तरीके के परिणाम देता है। पहला तो ये कि ये सडन रिजल्ट आपको देने वाले होंगे। खास करके चौथे भाव से जुड़े हुए रिजल्ट्स जो है वो सडनली आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित मामले में आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखिए कि यहां पर गुरु बैठे हुए हैं, नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो अनायास कई बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने का कार्य करते हैं। और दूसरा, यहां पर गुरु बैठे हुए हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह लेने में थोड़ा डिले देखने को आपको मिल सकता है वक्री होने के कारण। विवाह वगैरह की स्थिति के लिए भी गुरु का यहां पर बैठना बढ़िया है। क्योंकि देखिए सप्तमेश है, आपकी पत्नी भाव के स्वामी ग्रह हैं। गुरु जाकर के सुख भाव में बैठे हुए तो सीधी सी बात है कि पत्नी के आने के बाद सुखों में इजाफा देखने को मिलेगा। शनि कुंडली के सप्तम खाने में बैठे हुए हैं 3 डिग्री के साथ। यहां पर बाल अवस्था का शनि बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनि को समझे तो वो अष्टमेश एवं भाग्येश है, जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर शनि व्यापार की तरफ इंटरेस्ट दिलवा सकता है। पत्नी आपकी समझदार होंगी, मेच्योर्ड होंगी। विवाह थोड़ा लेट से करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा आपके लिए। विवाह के बाद भाग्य थोड़ा ज्यादा सहयोग करेगा। बिजनेस करेंगे तो भी भाग्य आपका सहयोग करने वाला होगा। यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर। अपने घर को देखेंगे। भाग्य जो है विलंब से साथ देगा लेकिन साथ जरूर देगा। 30 वर्ष के बाद जो है आपका भाग्योदय देखने को आपको मिलेगा। और वैसे मैं कहूं तो 36वें वर्ष के बाद आपको ज्यादा भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। बनते हुए कार्यों में ये शनि डिले की स्थिति खड़ी करेंगे, आपको भी मैच्योरिटी देने का कार्य करेंगे। लेकिन जो चंद्रमा के ऊपर इनकी दृष्टि है इसको बहुत शुभ नहीं माना जा सकता है। अभी मैंने कहा था कि आपकी पर्सनालिटी को चंद्रमा निखारने का काम कर रहे हैं। तो उस निखारने के काम में शनि जो है थोड़ी सी बाधा उत्पन्न जरूर करेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि शनि एक नैसर्गिक पापक ग्रह है। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे खाने के ऊपर पड़ेगी तो प्रॉपर्टी संबंधित ये लाभ शनिदेव देने वाले होंगे। नौकर चाकर का भी सुख ये शनि देंगे लेकिन विलंब के साथ देंगे। बहुत जल्दी इन चीजों का सुख आपको नहीं देंगे।
केतु को देख लेते हैं। कुंडली के भाग्य भाव में केतु देवता 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था का ये केतु है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से अध्यात्म वगैरह के क्षेत्र से ये केतु आपको जोड़ने वाला होगा और वहां से जुड़ने पर जो है आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। यहां पर केतु देव बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से उच्च शिक्षा आप कर सकते हैं पूरी, यदि आप करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, पिता के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें, लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कुंडली के दसम भाव को देख लेते हैं। सूर्य एवं शुक्र कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य यहां पर 19 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में है और वहीं जो शुक्र देवता है ये 6 डिग्री के साथ वक्री होकर के बैठे हुए हैं। सूर्य को ही देख लेते हैं पहले। सूर्य जो है यहां पर तृतीयेश है, जाकर के दसम भाव में बैठे हुए। देखिए, साहस पराक्रम भाव का स्वामी है सूर्य, कर्म स्थान में बैठा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका साफ साफ मतलब है अपने बलबूते पर आप अपना करियर बनाने वाले होंगे, अपनी मेहनत से आप अपने करियर का निर्माण करने वाले होंगे। सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है, ये पिता से लाभ लेने के लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, तो सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं और ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस सूर्य के ऊपर। ये गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए बहुत ही बढ़िया योग है और ऐसे जॉब में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट के जॉब में, जहां पर आपका जो स्टेटस है वो बहुत बढ़िया हो। मतलब कि आप किसी ऐसी जगहों पर हो जहां पर आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करने वाले हों, तो रुतबा, बेसिकली रुतबा जो है वो आपके करियर में देखने को आपको मिल सकता है। सूर्य 19 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, बलाबल भी बढ़िया है। चौथे भाव के ऊपर सूर्य दृष्टि डालेंगे तो अपने कर्म के माध्यम से जो है जीवन में सुखों की अनुभूति आप करेंगे। शुक्र को देख लेते हैं। यहां पर बैठे हुए हैं शुक्र देवता, मालव्य नामक महापुरुष योग बना करके ये जो शुक्र देव है ये बैठे हुए हैं यहां पर। तो मालव्य महापुरुष योग बन रहा है क्योंकि ये शुक्र जो है ये उच्च के हो जा रहे हैं, मीन राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं शुक्र, तो मालव्य महापुरुष का योग निर्माण हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि मालव्य महापुरुष योग कर्म स्थान में बन रहा है, करियर भाव में बन रहा है, तो ये करियर में आपको बहुत ज्यादा सहायता करने वाला होगा, बहुत ज्यादा मददगार होगा आपके करियर के लिए। इस कुंडली में यदि हम शुक्र को समझने की कोशिश करें तो वो पंचमेश है और द्वादशेश है। तो शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र, जाकर के दसम खाने में बैठा हुआ है। शिक्षा के माध्यम से ही जो है, अपने ज्ञान के माध्यम से या अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप अपना करियर का निर्माण कर सकते हैं। खूब सारा जो है नेम फेम आप अर्जित कर सकते हैं। सूर्य और शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं दसम भाव में। इंटरटेनमेंट क्षेत्र की तरफ, मीडिया के क्षेत्र की तरफ भी यदि आप जाते हैं आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। नेम फेम के योग यहां पर दसम भाव को देखते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ है जो कि फेम देता है। शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, ये भी फेम के लिए, लग्जरी के लिए बढ़िया है। ऊपर से गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर पड़ रही है, तो किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह की यहां पर जो है प्रभाव नजर आ रहा है कुंडली के दसम भाव के ऊपर, और अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। तो ये आपकी फेम के लिए, चाहे समाज में ही क्यों ना आपके पद प्रतिष्ठा की मैं बात करूं, वो सब यहां पर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे खाने के ऊपर। जीवन के जितने भी सुख हैं, ऐश्वर्य हैं, ये सभी सुख आपको ये शुक्र देने वाले होंगे। शुक्र यहां पर वक्री अवस्था में है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, यहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि है शुक्र के ऊपर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कला के क्षेत्र में जो है ये शुक्र आपको सफलता देंगे। यहां पर एक छोटी सी बात मैं नॉलेज के लिए बता दूं, जो दर्शक देख रहे हैं इसको। अब मान लीजिए कि ये शुक्र यहां पर वक्री है, भले ही उच्च का है, वक्री है लेकिन, और मान लीजिए कि राहु की दृष्टि में होते या मंगल के साथ होते तो कहीं ना कहीं ये चरित्र को बहुत ज्यादा खराब कर सकते थे, लेकिन इस जातक की कुंडली में ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि गुरु और सूर्य का सहयोग यहां पर नजर आ रहा है शुक्र के ऊपर, तो यहां पर स्थिति पॉजिटिव ज्यादा नजर आ रही है। आगे बढ़ जाए, कुंडली के लाभ भाव को देखें तो लाभ भाव में मंगल एवं बुध बैठे हुए, बुध लग्नेश एवं सुखेश होकर के कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो बुध की स्थिति यहां पर बढ़िया मानी जाएगी। लेकिन यहां पर देखें बुध को तो वो शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और साथ में बैठ गए तो तात्कालिक शत्रुता भी होगी। तो अति शत्रु होकर के यहां पर बुध देव बैठ गए हैं, तो अति शत्रुता में बैठने की वजह से यहां पर बुध को बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। लेकिन भाव बढ़िया है, राशि अच्छी नहीं है बुध के लिए। जातक अपने मेहनत से जो है जीवन में धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, ये सब देखने वाले होंगे, और अपनी समझदारी के ही माध्यम से जो है ये अपने एसोसिएशन को भी बनाने वाले होंगे, यानी जिसको फ्रेंड सर्कल आप कहते हैं, वो भी इनका बढ़िया नजर आ रहा है। यहां पर बैठ करके बुध जो है कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो क्रिएटिविटी को देने वाले होंगे और इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाले होंगे। सुखेश है बुध, चौथे भाव के स्वामी ग्रह है बुध, और लाभ स्थान में बैठे हुए माता की तरफ से भी लाभ मिलने के सहयोग नजर आ रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी है, घर की कोई प्रॉपर्टी है, उससे भी सहयोग मिलने का योग यहां पर नजर आ रहा है।
मंगल को देख लेते हैं। 23 डिग्री के साथ मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है मंगल के पास। वैसे ये व्रत अवस्था में विराजमान है, अपने घर में बैठे हुए हैं। धन योग एक प्रकार से देखें तो यहां पर मंगल देवता धन योग बना रहे हैं, क्योंकि देखिए स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो ये अच्छी स्थिति है धन लाभ के लिए। इस कुंडली में मंगल कारक नहीं है, वो मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे और उनको इस कुंडली में जो है षष्ठेश और लाभेश कहा जाएगा। तो जॉब के माध्यम से जो है ये मंगल देवता आपको लाभ देने वाले होंगे। अगर जीवन में कई बार आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, बेफिक्र होकर के निश्चिंत होकर के आप लोन वगैरह ले सकते हैं और उससे भी आप अपनी तरक्की जो है वो कर सकते हैं। तो मंगल की प्लेसमेंट बढ़िया है। इतना जरूर है कि बुध यहां पर थोड़े कमजोर और पीड़ित हो जाएंगे मंगल के प्रभाव में आने की वजह से। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दूसरे खाने के ऊपर, तो अपनी वाणी का थोड़ा आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्योंकि वाणी जो है कई बार मंगल उग्र बना देते हैं। तो अपनी वाणी का ध्यान रखिए और जो धन आप कमाएंगे उसको सहेज करके रखने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपको ये कहीं ना कहीं जो है खेल कूद में भी रुचि देने वाला होगा और एनर्जी देने का कार्य ये मंगल आपको करेंगे। हाँ, मंगल की दशा वगैरह चलती है, उस दौरान आपको अपनी शिक्षा का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। छठे भाव के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। ये दृष्टि बहुत ही शुभ है। शत्रुओं का नाश करेंगे मंगल देवता, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे। डेली जॉब यदि आप करते हैं तो वहां पर भी ये मंगल देवता आपको सहयोग करने वाले होंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट बढ़िया है यहाँ पर। और दशाओं के ऊपर जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपकी कुंडली के बारे में मैं और समझा देता हूं। कुंडली के अष्टम भाव को ध्यान से देखिए। अष्टम भाव ससुराल का होता है। उम्र से भी, आयु से भी जोड़ करके हम इसको देखते हैं और गंभीर बीमारियों से भी जोड़ करके देखते हैं और अप्स एंड डाउन्स से भी जोड़ करके हम अष्टम भाव को देखते हैं। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ केतु है, बीच में अष्टम भाव। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और हमेशा ही अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध को बढ़िया बना करके रखने की कोशिश करेंगे। कुंडली के दसम भाव को ध्यान से देखिए। दसम भाव अभी तक आपका बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा था और बढ़िया है भी आपका दसम भाव, लेकिन उसकी एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ केतु है, बीच में है कुंडली का दसम भाव। तो जितनी शुभता मैंने आपको बताई थी दसम भाव से जुड़ी हुई, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। बेसिकली जब पाप कर्तरी दोष किसी की कुंडली में होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी होती है उन भावों से जुड़ी हुई जिन भावों में पाप कर्तरी दोष बन रहा है। मान लीजिए आपके दसम भाव में पाप कर्तरी बन रहा है, इसका मतलब है करियर में बड़े ही सही या छोटे ही सही, जो भी करियर है जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा हो सकता है। किसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा हो सकता है? या तो भाग्य के द्वारा या तो सहयोगियों के द्वारा, क्योंकि यही दोनों जो हैं आपको पाप कर्तरी लगा रहे हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है। बेसिकली यदि हम उस भाव को स्ट्रॉन्ग कर लें तो पाप कर्तरी दोष से जो है आप मुक्त हो सकते हैं। उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। राहु की महादशा आपको चल रही है जो कि 5 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जो है वो फिलहाल आपको चल रही है जो कि 22 जनवरी 2023 तक रहने वाली है। अभी आप बहुत छोटे हैं, सिर्फ आप 3.5 वर्ष के हैं, तो अभी बस अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। प्रश्नों को लेने से पहले आपके षडबल के बारे में मैं बता दूं। आपके षडबल में ज्यादातर ग्रहों का बल बढ़िया नजर आ रहा है और सूर्य का जो बल है ना वो बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में। तो सूर्य अच्छे हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि पिता का सहयोग जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इनके पिताजी ने प्रश्न भेजे हैं, इनके प्रश्नों को हम ले लेते हैं एक करके। बच्चा बीमार रहता है, हर 2-3 महीने के अंदर बुखार रहता है, मस्तिष्क का बुखार रहता है, ठीक है। लग्न यानी कि आपका शरीर और पहला खाना जो होता है, पहला जो भाव होता है ना, यही हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो जो 1 नंबर जहां भी लिखा हुआ है किसी की कुंडली में वो होती है मेष राशि, वो हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है। इनका जो लग्नेश है बुध, वो जाकर के मंगल के साथ बैठा हुआ है, मंगल की अग्नि तत्व वाली राशि में बैठा हुआ है और राशि में क्या लिखा हुआ है 1 नंबर, यानी कि मेष राशि। यदि आप भी खोजेंगे, पता करेंगे तो 1 नंबर का मतलब होता है, जो यदि शरीर के भाव के अनुसार देखें, शरीर के अंगों के अनुसार देखें तो वो सर का आता है। इसी वजह से यहां पर जो बुध और मंगल की जो युति हुई है, इसी वजह से यहां पर फीवर संबंधित परेशानी जो है इनको देखने में नजर आ रही है। तो इसका जो कारण है कुंडली में वो ये है कि बुध यहां पर मेष राशि में बैठे हुए और साथ साथ जो है मंगल भी यहां पर बैठ गए। और देखिए राहु की 9वीं दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है इनको। और बुध को थोड़ा बलवान बना देंगे, बुध को बढ़िया बना देंगे तो स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी। IAS IPS के योग के बारे में जानना चाहते हैं? बिल्कुल आप IAS IPS के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन
आपके सुझाव से पहले मैं अपनी तरफ से कुछ एडवाइस दे दूं आपको करियर से जुड़ा हुआ। देखिए, आपकी कुंडली को देखते हुए मीडिया का जो क्षेत्र है ना वो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। इसके अलावा आप शिक्षा के भी क्षेत्र में बढ़िया कर सकते हैं, यानी लेक्चरर, प्रोफेसर तक आप चाहें तो बन सकते हैं। क्रिएटिविटी का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है, मीडिया, क्रिएटिविटी, ये सब, इंटरटेनमेंट, ये सारे जो क्षेत्र हैं आपके लिए बढ़िया है। और आखिरी में जो गवर्नमेंट की नौकरी आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज हैं या पीसीएस वगैरह है, इसमें भी आप जाना चाहेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही हाई नजर आ रहे हैं। तो आईएएस आईपीएस के योग के बारे में जहां तक बात की जाए, बिल्कुल आपकी कुंडली में आईएएस आईपीएस का योग है। प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिल जाएगी। एमबीबीएस के योग हैं कि नहीं, यानी आप मेडिकल क्षेत्र की तरफ बात करें, देखिए बिल्कुल आप मेडिकल क्षेत्र की भी तरफ जा सकते हैं। आपकी कुंडली में देखूं मैं तो शिक्षा का भी भाव बलवान है। छठा भाव जो कि बीमारियों का होता है, इस भाव की स्वामी ग्रह जो मंगल देव बनते हैं वो लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, तो बीमारियों से आप लाभ ले सकते हैं। बीमारियों से लाभ कौन लेता है, तो वो डॉक्टर्स लेते हैं। गुरु को भी हम देखते हैं, जब हम मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं तो गुरु, सूर्य की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और इन सब का प्रभाव कुंडली के दसम भाव के ऊपर पड़ रहा है, तो मेडिकल का क्षेत्र भी जो है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। विदेश यात्रा के योग के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए विदेश यात्राओं की जब भी हम बात करते हैं तो कुंडली के नवम भाव को और 12वें भाव को हम विशेष रूप से देखते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के नवम भाव के ऊपर और ये राशि देखिए 11 नंबर की जो राशि होती है ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान होता है, इसलिए जो है मेरा मानना है आप देश विदेश की खूब सारी यात्रा यदि आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। और शुक्र देखें जो कि 12वें भाव के स्वामी ग्रह उच्च का होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है, अपने प्रोफेशन की वजह से भी आप चाहें तो देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन की वजह से भी देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, इसके भी योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। तो विदेश की यात्रा करने के बहुत ज्यादा योग आपकी कुंडली में मौजूद है। पत्रकार अथवा फिल्म इंडस्ट्री में जाने के योग मैंने पहले ही आपको कह दिया कि क्रिएटिविटी का जो क्षेत्र है आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्रिएटिव क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, वो आपकी कुंडली में योग नजर आ रहा। अगला सवाल लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है आपके मन में अब कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाए कि आईएएस आईपीएस के लिए भी हाँ कह दिया गया, मेडिकल के लिए भी हाँ कह दिया गया और पत्रकारिता के लिए भी हाँ कह दिया गया, क्रिएटिव क्षेत्र के लिए भी हाँ कह दिया गया, तो किया क्या जाए। देखिए, बच्चे की जो इच्छा हो उसके ऊपर चलने की कोशिश करें और आगे जाकर के ये भी हो सकता है कि ये जो जातक है थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाएं अपने करियर को लेकर के या जीवन में डिसीजन को लेकर के। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, चंद्रमा की वजह से। तो इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। इनका जो भी इंटरेस्ट हो, इनको बस एक ही बात बोल दें कि इन तीनों चारों चीजों में जो भी इनका मन हो, किसी एक के ऊपर डट करके काम करें, जो इनकी इच्छा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, वो इंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो या फिर वो जो है मेडिकल का क्षेत्र हो, जो इनकी इच्छा है ये वही करें। लेकिन किसी एक चीज को चुने, क्योंकि इनके मन में जो है ना एक साथ 2-3 विचार आते रहेंगे जिस वजह से परेशानी हो जाएगी। क्योंकि देखिए आज के जमाने में कंपटीशन हर जगह है, तो कोई भी क्षेत्र अपने आप में आसान नहीं है। तो किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ लेंगे और कुंडली खराब नहीं, कुंडली बहुत अच्छी है इस हिसाब से, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं आपके पास। तो वो ऑप्शंस जो इनको पसंद है उस एक ऑप्शन के ऊपर यदि ये जातक बना रहे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। कुंडली आपको टेंशन मुक्त कर रहा है। कुंडली बस ये कह रहा है कि यदि आप इन सभी क्षेत्रों में से कोई भी क्षेत्र चुनेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसको एक पॉजिटिव रूप में लीजिए, ना कि एक कंफ्यूजन के रूप में। इसके बाद पूछते हैं कुंडली में योग के बारे में। देखिए एक एक करके मैंने ग्रहों के बारे में आपको बता दिया और चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि इनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़िया रहे, और दूसरा बुध को बढ़िया कर लेंगे ताकि जो है इनका फोकस अच्छा रहे और हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो आने मतलब वो सही रहे इनके लिए। पढ़ने में कैसा रहेगा जानना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये जो जातक हैं पढ़ने में बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कला के क्षेत्र में ये ज्यादा रुचि लें। इसके पीछे बहुत साधारण सा कारण है। पंचमें शुक्र जो है दसम भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, यानी शुक्र और बुध दोनों का जो यहाँ पर इफेक्ट है वो पंचम भाव के ऊपर नजर आ रहा है। तो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में यहाँ पर जो है शिक्षा नजर आ रही है। तो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इनको लाभ मिल जाएगा। उपाय पर जाने से पहले एक बार नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में मैं बता दूं तो बुध की स्थिति बढ़िया हो रही है। बुध लग्न में ही बैठे हुए हैं, मिथुन लग्न की कुंडली बन जाती है। नवमांश कुंडली जो है वो मिथुन लग्न की है, यानी कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली ये एक ही है। इसको कहा जाता है वर्गोत्तम कुंडली होना। तो वर्गोत्तम है कुंडली, बुध लग्न में बैठे हुए, इसका मतलब है कि बुध यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये बुध कमजोर नहीं है। तो आगे जो है ये बुध भी इनको सपोर्ट करने वाले हैं।
इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे नवमांश में अच्छी नजर आ रही है। सप्तम भाव में सूर्य केतु बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है। बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप विवाह जो है अपनी मर्जी से करें। और दूसरा ये हो सकता है कि जो है आप कि वैवाहिक जीवन में यदि आप कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करेंगे तो छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। बड़ी परेशानी होगी इसके योग नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक ही छोटी सी सलाह है आपके लिए कि कुंडली मिलान यदि आप कर लेंगे तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। विदेश यात्रा के योग आपकी नवमांश कुंडली में भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। उपाय के ऊपर चलते हैं। पन्ना रत्न आप चाहें माता पिता तो इनके गले में धारण करा सकते हैं। 5 सवा 5 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में बनवा करके चांदी की चेन में धारण कराना चाहें तो करवा सकते हैं, उससे जो है इनको मदद मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर शनि चंद्रमा का विष दोष बन रहा है। देखिए शनि चंद्रमा आमने सामने है तो विष दोष बन रहा है कुंडली में, जिस वजह से जो मन है वो थोड़ा परेशान रह सकता है और चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि। तो विष दोष निवारण पूजा करवा सकते हैं, या फिर जो है खुद से जो है हर सोमवार जाकर के शिवलिंग के ऊपर जल एवं दूध से अभिषेक करेंगे तो भी जो है चंद्रमा की स्थिति हमेशा के लिए बेहतर होती चली जाएगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करनी है, इनको दूर्वा अर्पित करना चाहिए। कम से कम हर बुधवार को जाकर के मंदिर जो है गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। और अभी ये छोटे हैं, मान लीजिए नहीं कर सकते हैं, तो संकल्प लेकर के माता पिता चाहें तो इनके बदले जो है ये कार्य कर सकते हैं, उसका लाभ भी इनको मिल जाएगा। जब ये थोड़े बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो इनको कह दिया जाए कि ये उपाय करने हैं और ये खुद से करेंगे तो लाभ कई गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस साढ़े 3 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप सब भी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।